दोस्तों, अगर आप भी सुपर हीरो मूवीज देखने के शौकीन हैं तो मार्वल और डीसी जैसे नामों को तो जानते ही होंगे। आज आप जितने भी सुपर हीरोज या फिर सुपर विलेंस को जानते हैं उनमें से ज्यादातर इन दोनों कॉमिक्स की ही देन है। अगर वर्तमान की बात करें तो इस समय ये कॉमिक्स अपनी फिल्म्स के जरिए प्रतिस्पर्धा में है और इन फिल्मों के हर एक किरदार का अपना एक अलग ही फैन बेस है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच ये कॉम्पिटिशन आज से लगभग एक सदी पहले से जारी है। आज के एपिसोड में हम इसी लंबी राइवलरी के बारे में जानेंगे और पता करेंगे कि कैसे मार्वल और डीसी ने हमारे पसंदीदा सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस किया था। 1934 को मैल्कम व्हीलर निकोलसन द्वारा नेशनल अलाइड पब्लिकेशंस की स्थापना की गई, जो कि एक अमेरिकन कॉमिक बुक पब्लिशिंग कंपनी थी। इसी पब्लिकेशन को आज हम डिटेक्टिव कॉमिक्स या फिर डीसी कॉमिक्स के नाम से जानते हैं। 1935 को अलाइड पब्लिकेशन की पहली कॉमिक बुक सीरीज न्यू फन को पब्लिश किया गया। इस एडिशन में कोई भी सुपर हीरो कैरेक्टर मौजूद नहीं था। नवंबर 1935 को न्यू फन के 6th एडिशन में डॉक्टर ऑकल्ट के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे हम मिस्टिक या फिर गोस्ट डिटेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। इस कैरेक्टर को जेरी सीगल और जो शूस्टर द्वारा तैयार किया गया था, जो कि स्टोरी राइटर और स्केच आर्टिस्ट थे। इसी वर्ष एक लोकल न्यूज़पेपर पब्लिशर जिनका नाम ली फॉल्क था ने अपने खुद के तैयार किए सुपर हीरो द फैंटम को पहली बार अपनी ही न्यूज़पेपर में पब्लिश किया। ये वह पहला फिक्शनल सुपर हीरो था जो कि एक खास बैंगनी रंग की स्किन टाइट कॉस्ट्यूम पहनता था और इसका चेहरा एक छोटे काले मास्क से ढका रहता था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक द फैंटम ही सही मायने में पहला नॉन फिक्शनल सुपर हीरो कैरेक्टर है। दोस्तों, यहीं से खास पोशाक पहनने वाले सुपर हीरोज का दौर शुरू हुआ। इस समय तक अलाइड पब्लिकेशन अपनी न्यू फन कॉमिक सीरीज और एक्शन कॉमिक सीरीज को पब्लिश कर रही थी, मगर अच्छी सेल्स ना होने के कारण अब कैश फ्लो में कमी आ रही थी और मैल्कम कुछ नया करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हेनरी डुनफेल्ड और उनके साथी जैक लिबोविट्ज से संपर्क किया, जो कि इरोटिक जॉनर की मैगजीन पब्लिश करते थे। काफी मुशक्कत के बाद वह दोनों अलाइड पब्लिकेशन की नई डिटेक्टिव कॉमिक सीरीज को पब्लिश करने के लिए राजी हो गए, मगर इसके बदले में मैल्कम को डुनफेल्ड और लिबोविट्ज को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना पड़ा और साथ ही कंपनी के कुछ एसेट्स भी बेचने पड़े। इस डील के बाद डिटेक्टिव कॉमिक्स इनकॉर्पोरेटेड की स्थापना की गई, मगर 1937 तक मैल्कम बैंकरप्ट हो चुके थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए डुनफेल्ड और उनके साथी ने कोर्ट केस के जरिए डिटेक्टिव कॉमिक्स इनकॉर्पोरेटेड और नेशनल अलाइड पब्लिकेशन को अपने अधीन कर लिया। वही अगर मार्वल कॉमिक्स की बात करें तो वह अभी वजूद में ही नहीं आई थी। ली फॉल्क द्वारा निर्मित द फैंटम की सफलता को देखते हुए वर्ष 1938 को अलाइड पब्लिकेशन ने अपनी एक्शन कॉमिक सीरीज में पहली बार सुपरमैन को इंट्रोड्यूस किया, जिसके रचयिता भी जेरी सीगल और जो शूस्टर ही थे। लोगों द्वारा इस नए सुपर हीरो को काफ़ी पसंद किया गया, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी इस तरह की सुपर पावर्स वाले फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में नहीं पढ़ा था। एक्शन कॉमिक सीरीज का ये संस्करण एक बम्पर हिट हुआ और इसकी कई लाख प्रतियां हाथों हाथ खरीद ली गईं। इसी दौरान 1938 को डुनफेल्ड के साथी जैक लिबोविट्ज ने एक और कॉमिक बुक पब्लिशर मैक्स गेन के साथ मिलकर ऑल अमेरिकन पब्लिकेशन की शुरुआत की, जो कि अलाइड पब्लिकेशन की एक सिस्टर कंपनी की तरह मानी जाती थी। सुपरमैन की सफलता के बाद अलाइड पब्लिकेशन एक नए सुपर हीरो की तलाश में थी और आखिरकार 1939 में डिटेक्टिव कॉमिक्स के 27वें संस्करण में बैटमैन को इंट्रोड्यूस किया गया। पाठकों द्वारा इस जीनियस सुपर हीरो को काफी पसंद किया गया, मगर डीसी कॉमिक्स के मोस्ट फेमस सुपर विलन जोकर की एंट्री इसी कॉमिक्स में वर्ष 1940 में हुई थी। वही अगर बात करें मार्वल कॉमिक्स की तो 1939 को मार्टिन गुडमैन ने टाइमली पब्लिकेशन की स्थापना की। इसी पब्लिकेशन को आज हम मार्वल कॉमिक्स के नाम से जानते हैं। इससे पहले मार्टिन पल्प मैगजीन पब्लिशर रह चुके थे और उस समय चल रहे सुपर हीरो कॉमिक्स के ट्रेंड को देखते हुए उन्होंने टाइमली पब्लिकेशन के अंडर पहली कॉमिक बुक पब्लिश की, जिसका नाम मार्वल था। इस कॉमिक में हमें मार्वल के पहले एंड्रॉइड सुपर हीरो ह्यूमन टॉर्च को इंट्रोड्यूस किया गया। ये कॉमिक एक हिट साबित हुई और इसकी 9 लाख से ज्यादा प्रतियां खरीदी गई। इसके बावजूद इसका ओरिजिनल कंटेंट फनीज इनकॉर्पोरेटेड द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए मार्टिन ने टाइमली पब्लिकेशन के लिए नए राइटर और आर्टिस्ट हायर करना शुरू कर दिए। इसी समय उन्होंने अपनी वाइफ के कजिन ब्रदर स्टैनली को भी एज ए राइटर हायर किया। 1941 में स्टैनली को पब्लिकेशन के इंटरिम एडिटर का ओहदा दे दिया गया। 1939 में बिज नाम की कॉमिक बुक ने कैप्टन मार्वल को इंट्रोड्यूस किया। इसे फॉसेट कॉमिक्स द्वारा पब्लिश किया गया था, जिसमें एक बच्चा शज़ाम बोलते ही सुपर हीरो में तब्दील हो जाता था। इस नए सुपर हीरो की शक्तियां भी काफी हद तक सुपरमैन जैसी ही थी, इसलिए डिटेक्टिव कॉमिक्स ने फॉसेट कॉमिक्स पर उनके आइडियाज चोरी करने का आरोप लगाया और वास्तव में भी ऐसा ही था। फॉसेट मैगजीन पर लगाए गए आरोप सही पाए गए और फिर 1960 तक कैप्टन मार्वल के कैरेक्टर को लेकर कोई भी बुक पब्लिश नहीं की गई। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि कैप्टन मार्वल की मार्वल कॉमिक्स में एंट्री कैसे हुई। आप एपिसोड देखते रहिए, हम आगे इसी के बारे में बात करेंगे।
वर्ष 1941 में जब स्टैनली को टाइमली पब्लिकेशन का इंटरिम एडिटर बनाया गया, उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध जारी था और पूरे अमेरिका में राष्ट्रवाद की लहर थी। इस मौके को भुनाने के लिए मार्वल ने अपने पैट्रियोटिक सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका को पहली बार इंट्रोड्यूस किया। दूसरी तरफ अलाइड पब्लिकेशन ने अपनी पार्टनर कंपनी ऑल अमेरिकन पब्लिकेशन के साथ मिलकर एक्वामैन, वंडर वुमन, फ्लैश, ग्रीन लैंटर्न जैसे सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस किया। ये कैरेक्टर मार्वल और डीसी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुए, जिसके कारण टाइमली पब्लिकेशन और अलाइड पब्लिकेशन कॉमिक बुक इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम बन गए। कैप्टन अमेरिका की लोकप्रियता को देखते हुए 1944 में इस कैरेक्टर को लेकर पहली मूवी सीरीज बनाई गई। इसमें 15 एपिसोड्स थे जिन्हें थिएटर में रिलीज किया गया था। वहीं दूसरी तरफ 1946 को मैक्स गेन्स और अलाइड पब्लिकेशन के बीच चल रहे मतभेद के कारण ऑल अमेरिकन पब्लिकेशन को हेनरी डोनेनफेल्ड द्वारा खरीद लिया गया और तब जाके डिटेक्टिव कॉमिक्स नेशनल अलाइड पब्लिकेशन और ऑल अमेरिकन पब्लिकेशन का मर्जर हुआ, जिसे नेशनल पीरियोडिकल पब्लिकेशन के नाम से जाना जाने लगा। इसी समय से पीरियोडिकल पब्लिकेशन की बुक्स पर डीसी सुपरमैन का लोगो भी छापा जाने लगा और अब लोग इन कॉमिक्स को डीसी कॉमिक्स के नाम से भी जानने लगे थे। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद धीरे धीरे कॉमिक बुक की लोकप्रियता में कमी आने लगी और लोग टेलीविजन तथा दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ आकर्षित होने लगे। इसी वजह से टाइमली पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की जाने वाली मार्वल कॉमिक्स की सेल्स में कमी आने लगी। इसीलिए मार्टिन गुडमैन ने टाइमली पब्लिकेशन को डाइवर्सिफाई करने का फैसला किया। अब वे सुपर हीरो जॉनर से हटकर दूसरे जॉनर्स की कॉमिक बुक पब्लिश करने लगे, जिनमें हॉरर, ह्यूमर, एनिमल कॉमिक्स, क्राइम, वॉर और रोमांस जैसे कई टॉपिक शामिल थे। और 1950 में टाइमली पब्लिकेशन का नाम बदलकर एटलस कॉमिक्स रख दिया गया। दूसरी ओर 1951 को डीसी सुपर हीरो सुपरमैन को लेकर पहली फीचर फिल्म रिलीज की गई। एक तरफ यहाँ मार्वल अपना रेवेन्यू जनरेट करने में लगी थी, वही डीसी सुपर हीरोज को लेकर फिल्में बनाई जाने लगी। दोस्तों, उस समय कमाई के मामले में मार्वल डीसी से काफी ज्यादा पीछे थी। 1960 में डीसी द्वारा जस्टिस लीग को पब्लिश किया गया। इस दौर को सिल्वर एज ऑफ कॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। डीसी द्वारा अपने कैरेक्टर्स को लेकर किया गया एक्सपेरिमेंट काफी लोकप्रिय हुआ। वहीं दूसरी ओर 1961 में मार्वल कॉमिक्स ने फैंटास्टिक फोर सीरीज को पब्लिश किया, जिसे पाठकों द्वारा काफी पसंद किया गया। मगर 1962 में वह सुपर हीरो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया जिसने मार्वल कॉमिक्स के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस सुपर हीरो का नाम था स्पाइडरमैन और यही से स्टैनली ने मार्वल कॉमिक्स को वह पहचान दिलाना शुरू कर दिया जिसके लिए आज हम इसे जानते हैं। दोस्तों, इस दौरान एटलस कॉमिक्स का नाम बदलकर ऑफिशियली मार्वल कॉमिक्स रख दिया गया। 1960 से 70 के बीच मार्वल ने कई आइकॉनिक सुपर हीरोज और सुपर हीरो सीरीज को इंट्रोड्यूस किया, जिनमें हल्क, थोर, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, एक्स-मैन, विजन, एंटमैन, स्कारलेट विच, ब्लैक पैंथर, ब्लैक विडो, एवेंजर्स, होकाई और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी जैसे कई नाम शामिल थे। इन सब मॉडर्न सुपर हीरोज ने युवाओं को खासा प्रभावित किया और पहली बार सेल्स के मामले में मार्वल डीसी से आगे निकल चुकी थी। इस समय इन दोनों कंपनीज के बीच जारी राइवलरी अपनी पीक पर थी और ये अपनी कॉमिक्स के जरिए एक दूसरे का मजाक उड़ाती थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कैप्टन मार्वल की। डीसी और फॉसेट कॉमिक्स के बीच इसको लेकर कानूनी विवाद जारी था। इस मौके का फायदा उठाते हुए मार्वल कॉमिक्स ने मार्वल ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लिया और 1967 में अपनी कॉमिक बुक के जरिए एक मेल एलियन सुपर हीरो कैप्टन मार्वल को इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि एक काल्पनिक ग्रह क्री की प्रजाति से था। दोस्तों, शुरुआत में ये एक मेल सुपर हीरो था, मगर इस समय मार्वल स्टूडियोज ने इसे एक फीमेल सुपर हीरो की तरह दर्शकों के सामने रखा है। वही मार्वल के इस कदम के बाद डीसी ने फॉसेट से कैप्टन मार्वल के राइट्स खरीद लिए, मगर मार्वल ट्रेडमार्क रजिस्टर होने के कारण वह इस कैरेक्टर को शज़ाम के नाम से पब्लिश करने लगे। 1967 को पीरियोडिकल पब्लिकेशन यानी कि डीसी कॉमिक्स को वार्नर ब्रदर्स 7 आर्ट्स द्वारा खरीद लिया गया और अब वह एनिमेशन सीरीज और फीचर फिल्म्स के जरिए अपने सुपर हीरोज को दर्शकों के सामने लाने लगे। 1977 को पीरियोडिकल पब्लिकेशन के नाम को हटाकर डीसी कॉमिक्स के नाम को एक्वायर कर लिया गया। दूसरी ओर एकदम से मुनाफा कमाने के बाद मार्वल कॉमिक्स की सेल्स फिर से गिरने लगी थी, जिस कारण मार्वल ने अपने सुपर हीरो कैरेक्टर्स के राइट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, जिनमें स्पाइडरमैन, हल्क, फैंटास्टिक फोर, आयरन मैन जैसे कई कैरेक्टर्स के राइट्स मौजूद थे। यही कारण है कि आपने स्पाइडरमैन को सोनी पिक्चर्स, हल्क को यूनिवर्सल पिक्चर्स और फैंटास्टिक फोर को 21st सेंचुरी फॉक्स बैनर्स के तले बनी मूवीज में पहली बार देखा था। इन राइट्स को मार्वल ने किस तरह वापस से रीगेन किया, इसके बारे में हम किसी और एपिसोड में जानेंगे। दूसरी ओर डीसी को वार्नर ब्रदर्स द्वारा खरीद लिए जाने के कारण वर्तमान में डीसी की हर मूवी इसी बैनर के तले बनाई जाती है। 21वीं सदी की शुरुआत से ही इन दोनों कंपनीज के बीच ये लड़ाई बड़े पर्दे पर छाने के लिए लड़ी जा रही है। वर्ष 2000 आते आते डीसी कैरेक्टर्स को लेकर 13 फिल्में बनाई जा चुकी थी, वहीं मार्वल कैरेक्टर्स को लेकर सिर्फ 6 फिल्में ही बनी थी, जिनमें एक्स-मैन, ब्लेड जैसी कुछ फिल्में शामिल थीं। वर्ष 2005 में शुरू हुई डार्क नाइट ट्रायलॉजी की फिल्म्स को दर्शकों
के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी काफी सराहा। वर्ष 2007 में इसी ट्रायलॉजी की दूसरी फिल्म डार्क नाइट को एक मास्टरपीस मूवी की तरह देखा जाता है। इस पूरी श्रृंखला को क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित किया गया था, लेकिन द डार्क नाइट में लेजेंडरी एक्टर हीथ लेजर ने जोकर का किरदार निभाया था और सही मायने में इसी फिल्म ने जोकर को वह पहचान दिलाई जिसके लिए इसे हम आज जानते हैं। दूसरी ओर वर्ष 2008 में मार्वल द्वारा इनक्रेडिबल हल्क मूवी को रिलीज किया गया, लेकिन ये एक फ्लॉप सिद्ध हुई और डीसी ने एक बार फिर से अपना परचम लहरा दिया। लेकिन इसी दौरान मार्वल ने अपने एक यूनिक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। वर्ष 2007 में केविन फीज को मार्वल स्टूडियोज का प्रेसिडेंट बनाया गया। केविन बचपन से ही मार्वल कॉमिक्स के जबरदस्त फैन रहे थे और मार्वल कैरेक्टर्स और उनकी टाइमलाइन के बारे में अच्छी जानकारी होने के कारण उन्होंने MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट कंपनी के सामने रखा। हालांकि स्टैनली और उनके साथी 1960 के दशक से ही मार्वल कॉमिक्स में इस तरह की स्टोरीज को पब्लिश कर रहे थे, लेकिन अब वारी प्रिंटिंग पेजेस से निकलकर बड़े पर्दे पर शानी की थी। कंपनी अपने इस कॉन्सेप्ट पर सब कुछ दांव पर लगा चुकी थी और इसी के मद्देनजर वर्ष 2008 में आयरन मैन मूवी को रिलीज किया गया। ये फिल्म एक जबरदस्त हिट थी और इसने मार्वल स्टूडियोज की उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। वर्ष 2009 में मार्वल स्टूडियो को डिज्नी द्वारा खरीद लिया गया, जिससे मार्वल के MCU वाले कॉन्सेप्ट को काफी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गई। वही इसके बाद डीसी ने 2012 में जॉन हैक्स और ग्रीन लैंटर्न जैसी फिल्में रिलीज की, जिन्हें खुद डीसी फैंस ने ही नकार दिया। इसके बाद मार्वल ने आयरन मैन 2, थोर, कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर जैसी फिल्में रिलीज की, जिन्होंने काफी अच्छा बिजनेस किया। वर्ष 2012 में डीसी ने डार्क नाइट ट्रायलॉजी की तीसरी फिल्म द डार्क नाइट राइजेस को रिलीज किया। वही मार्वल ने द एवेंजर्स को रिलीज किया। 2012 में मार्वल और डीसी के बीच चले इस बैटल को कमाई के मामले में मार्वल ने जीत लिया था। दोस्तों, वर्ष 2013 से डीसी भी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स पर काम करने में लगा हुआ है, जिसके तहत कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं, जिनमें जस्टिस लीग, एक्वामैन, वंडर वुमन, शाज़ाम, हार्ली क्विन जैसी कुछ फिल्में शामिल हैं, जिन्होंने डीसी के लिए एक अच्छा कमबैक सेट कर दिया है। दूसरी ओर मार्वल की एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर, ब्लैक पैंथर, एंड गेम जैसी मूवीज ने डीसी के लिए काफी बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। दोस्तों, अक्सर मार्वल की मूवीज में हमने सुपर हीरोज को हंसी मजाक करते और जोक क्रैक करते हुए देखा है, लेकिन इसके उलट डीसी की मूवीज काफी ज्यादा डार्क थीम्ड होती हैं, जिनमें इंटेंस डायलॉग और एक्टिंग की भरमार रहती है। अपनी इसी पहचान को बनाए रखने के लिए डीसी ने डीसी डार्क की शुरुआत की है, जिसके तहत पहली मूवी जोकर को 2019 में रिलीज किया गया था। अगर वर्तमान की बात करें तो अभी भी मार्वल डीसी से काफी ज्यादा आगे है, लेकिन डीसी आने वाले समय में अपने मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को लेकर आ रही है, जो कि देखने लायक होगा। अगर आज इन दोनों कंपनी से इनकी राइवलरी के बारे में पूछें तो उनका मानना है कि इन राइवलरी से दोनों कंपनीज को फायदा ही हुआ है और आगे भी इन्हें जारी रखने में कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों, वैसे तो इतिहास में कई बार इन दोनों कंपनीज ने कोलैबोरेशन के साथ क्रॉसओवर भी किया है, लेकिन इस एपिसोड में हमने सिर्फ राइवलरी के बारे में काफी संक्षिप्त तरीके से बताया है। अगर आप इसके बारे में और बारीकी से जानना चाहते हैं तो इसके लिए कई बुक्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।